क्लाइमेट चेंजेस के कारण अर्थ पर सी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ह्यूमंस स्पेस में मूव करने का फैसला करते हैं। अर्थ और मून के ऑर्बिटल प्लेन्स के बीच में वो 80 से ज़्यादा स्पेस शेल्टर्स बनाते हैं और एक दशक तक ह्यूमन सिविलाइजेशंस को इन स्पेस शेल्टर्स में बसाने का काम किया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद स्पेस शेल्टर्स 8, 12 और 13 एक साथ मिलकर खुद को द एड्रियन रिपब्लिक का नाम दे देते हैं और बाकी के स्पेस शेल्टर्स और अर्थ के ह्यूमंस पर यह ग्रुप अटैक करने लगता है, जिसके कारण करीबन एक दशक से ज्यादा द एड्रियन रिपब्लिक और एलाइड फोर्सेस के बीच में जंग चल रही है। एक मिशन के दौरान एलाइड फोर्सेस टीम 45 की कैप्टन ओंग येई एड्रियन रिपब्लिक के कॉम्बैट रोबोट्स के साथ लड़ रही होती हैं। वो सारे रोबोट्स को मारती जा रही होती हैं कि तभी एक बेहद खतरनाक रोबोट जिम्बो इनके सामने आ जाता है और बुरी तरीके से अपनी मशीन गन और मिसाइल से इन पर हमला करने लगता है। रेडियो पर टीम इन्हें बताती है कि इसे खत्म करने के लिए इसके बैक साइड पर मौजूद ई बैटरी को उड़ाना होगा। कैप्टन योंग येई इस रोबोट से लड़ते हुए बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पा रही होती हैं। इन पर हमले के दौरान ये रोबोट बिल्डिंग के मलबे में फंस जाता है और आखिरकार कैप्टन योंग येई को इसके ई बैटरी को उड़ाने का मौका मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाली होती हैं, उनका ध्यान एक छोटी सी गुड़िया भटका देती है और इन पर एक कॉम्बैट रोबोट हमला कर देता है, जिसके कारण इन्हें हाथ पर गोली लग जाती है। जब ये अपने हाथ की तरफ देखती हैं तो वो एक रोबोटिक हाथ होता है और ये एकदम फ्रीज हो जाती हैं। असल में ये सब कुछ एक मिशन के सिमुलेशन के अंदर हो रहा था। तभी कुछ साइंटिस्ट इस रूम में आते हैं और आपस में बात करते हैं कि आखिर टेस्ट मिशन के इस हिस्से में ही आकर ये रोबोट फेल क्यों हो जाता है। इसके कारण हमारे बहुत सारे रोबोट्स बर्बाद हो गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ पर है। तभी इनकी टीम लीडर साइंटिस्ट आती है और वो कहती है कि आज के लिए इतना टेस्ट काफ़ी है, आज कुछ ज़रूरी गेस्ट आने वाले हैं, हमें उसके लिए तैयार होना है। तो कहानी असल में यहाँ से शुरू होती है। कैप्टन ओंग येई एलाइड फोर्सेस की एक बहुत होनहार सोल्जर होती है। असल में अपनी बेटी के कैंसर के इलाज के लिए उन्होंने एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन किया होता है। इनके अंडर एलाइड फोर्सेस ने द एड्रियन रिपब्लिक के अगेंस्ट बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती होती हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के दौरान, जो कि एलाइड फोर्सेस और एड्रियन रिपब्लिक के बीच की लड़ाई को रोक सकता था, वो बुरी तरह से घायल हो जाती हैं और कोमा में चली जाती हैं और ये मिशन नाकामयाब हो जाता है, जिसके कारण इनकी बहुत बदनामी हो जाती है। क्रोनाइट इंस्टीट्यूट, जो कि एआई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा होता है, उनकी फैमिली को एक ऑफर देता है जिसमें वो ओंग येई के इलाज का खर्चा और उनकी बेटी के पढ़ाई और गुजर बसर का खर्चा उठाएगी और इसके बदले वो उनके दिमाग को क्लोन करेगी अपनी रिसर्च के लिए। ओंग येई की फैमिली को गरीबी के चलते ये ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि ओंग येई एक बहुत बेहतरीन कॉम्बैट रेडी सोल्जर थी। इस घटना के 35 साल बाद क्रोनाइट उनके दिमाग को क्लोन करके एक बेहतरीन कॉम्बैट एआई सोल्जर तैयार करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे वो एड्रियन रिपब्लिक के साथ हो रहे जंग में इस्तेमाल करके इस जंग को रोकना चाहता था। इस प्रोजेक्ट का कोड नेम होता है ओंग ई और कमाल की बात यह होती है कि इस प्रोजेक्ट की टीम लीड उन्हीं की बेटी डॉक्टर यून होती है। वो इस प्रोजेक्ट पर इसलिए भी काम कर रही होती हैं ताकि वो अपनी माँ के नाम पर लगे कलंक को मिटा सके। कुछ समय बाद डॉक्टर यून प्रेजेंटेशन रूम में पहुंच जाती हैं, जहां वो प्रोजेक्ट के लीडर किम के साथ इस एआई रोबोट की रिपोर्ट अपने आर्मी क्लाइंट्स को देने लगती हैं। लेकिन ये क्लाइंट्स इस रोबोट के बार बार मिशन सिमुलेशन में फेल होने के कारण खुश नहीं होते और वो कहते हैं कि आज से 35 साल पहले अगर कैप्टन ओंग येई ने वो मिशन कंप्लीट किया होता तो आज ये जंग खत्म हो चुकी होती। आखिर तुम क्यों एक हारे हुए सोल्जर के दिमाग से ये कॉम्बैट एआई सोल्जर बनाना चाहती हो? इस पर डॉक्टर यून कहती हैं कि मैं आपको वचन देती हूँ कि इस बार ये बेहतरीन कॉम्बैट एआई सोल्जर जरूर बनकर तैयार होगा और इसके साथ कैप्टन ओंग येई के नाम से हार का कलंक भी मिट जाएगा। आर्मी क्लाइंट्स इन्हें एक मौका और दे देते हैं। अब तक करीबन प्रोजेक्ट ओंग ई के 17 प्रोटोटाइप फेल हो चुके होते हैं। मीटिंग के बाद डॉक्टर यून इस 17वें प्रोटोटाइप को फाइनल स्टडी करने के लिए लैब में आ जाती है। जैसे ही ओंग ई को दोबारा से रिवाइव किया जाता है, वो चीखने लगती है और डॉक्टर यून को गालियां देने लगती हैं, ये कहते हुए कि ये तुम लोगों ने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुकी होती है और मजबूरन डॉक्टर यून को अपने असिस्टेंट जे को ओंग ई के ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहना पड़ता है। वापसी में डॉक्टर यून के असिस्टेंट जे उन्हें कहते हैं कि आप एक हीरो हैं मैम। तो वो कहती हैं, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मेरी माँ असली हीरो थी। मैं जब छोटी थी मेरे लंग्स में कैंसर का ट्यूमर हो गया था। हम लोग बहुत गरीब थे, इसलिए मेरी माँ ने सोल्जर बनने का फैसला किया था ताकि मेरा इलाज हो सके। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बदले मुझे नई ज़िंदगी दी
और जिस दिन मेरी कैंसर की सर्जरी थी वो अपने मिशन पर गई थी जिससे वो कभी वापस नहीं लौटी। मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि मुझे बचाने का जो उन्होंने फैसला लिया था, कहीं उन्हें इस बात का पछतावा तो नहीं। उनके असिस्टेंट जे उनसे कहते हैं कि आप ये सवाल मिशन सिमुलेशन टेस्ट के दौरान अपनी माँ से खुद क्यों नहीं पूछ लेती। डॉक्टर यून कहती है, तुम सही कह रहे हो। इसके बाद डॉक्टर यून ट्रेन में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकलती हैं और ट्रेन में एक माँ बेटी को रोता देख उन्हें अपनी माँ के साथ बिताए वो आखिरी के पल याद आ जाते हैं जब उनकी सर्जरी होने वाली होती है और उनकी माँ मिशन पर जाने वाली होती है। दोनों एक दूसरे को गले मिलकर अपने गालों को एक दूसरे से प्यार से रगड़ते हैं और यून अपनी माँ से वादा करने के लिए कहती हैं कि वो जल्दी वापस आएंगी, लेकिन कैप्टन युंगये वापस नहीं आ पाती। यून को हॉस्पिटल में डॉक्टर एक बहुत बुरी खबर देते हैं कि उनके लंग्स में कैंसर दोबारा से पूरी तरह से फैल गया है। वो बहुत दुखी होती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि क्या मेरी माँ का बलिदान यूं ही ज़ाया चले गया। डॉक्टर कहते हैं कि आपके पास अब सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। आपको बचाने का सही तरीका यही है कि आपके दिमाग को जल्द से जल्द कॉपी कर लिया जाए। इस प्रोग्राम में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। टाइप ए ये एक महंगा ऑप्शन है जिसमें ब्रेन बैकअप के साथ साथ आपको एक फुल रोबोटिक बॉडी मिलेगी और इक्वल ह्यूमन राइट्स भी। टाइप बी प्रोग्राम में आपके पास शादी, आज़ादी से घूमने जैसे मूल अधिकार नहीं होंगे और गवर्नमेंट को आपके ब्रेन डेटा का एक्सेस होगा। आखिरी प्रोग्राम है टाइप सी, इसमें आपके पास कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे और गवर्नमेंट जिस चाहे कंपनी को आपका दिमाग बेच सकती है और वो इससे क्लोन्स बना सकते हैं। ये ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही ऑप्शन आपकी माँ उंगये को क्रोनाइट कंपनी ने दिया था। डॉक्टर यून कहती हैं, टाइप ए प्रोग्राम तो मैं नहीं ले सकती, मैं आपको थोड़ा सोच के बताती हूँ। अब क्या मैं अपनी माँ से मिल सकती हूँ? बूढ़ी हो चुकी कैप्टन उंगये 35 सालों से अभी भी कोमा में होती हैं और उन्हें देखकर डॉक्टर यून रो पड़ती हैं। अगले दिन उंगई के 18वें प्रोटोटाइप के लिए ब्रेन रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू किया जाता है और ब्रेन को इस रोबोट में फिट कर दिया जाता है। डॉक्टर यून टेस्ट शुरू करने के लिए कहती हैं, लेकिन तभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर किम कहते हैं, रुको, इस बार हम सिमुलेशन को थोड़ा अलग तरीके से शुरू करेंगे, और रोबोट के पैरों पर गोली मारने का आदेश देते हैं। वैसा ही होता है। टेस्ट को शुरू किया जाता है। उंगई दर्द से कराहते हुए उठती हैं और हमेशा की तरह ही वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, लेकिन अंत में एक कॉम्बैट रोबोट से वो हार जाती हैं और मरने वाली होती हैं। किम बहुत दुखी होते हैं कि तभी उंगई एकदम उठ खड़ी होती हैं और बाकी बचे हुए रोबोट्स को बुरी तरह से मारने लगती हैं। लैब साइंटिस्ट कहते हैं कि उंगई के ब्रेन का एक नया हिस्सा अचानक से कुछ देर के लिए एक्टिवेट हो गया था, जिसके कारण वो ऐसा परफॉर्म कर रही होती हैं। किम कहते हैं, बढ़िया, आई थिंक अब हम अपने कॉम्बैट एआई रोबोट को बनाने के बहुत करीब हैं। लेकिन इस बात से डॉक्टर यून न जाने क्यों खुश नहीं होती। शायद उन्हें अपनी माँ से दूर जाने का डर सताने लगा होता है। अगले दिन पूरी टीम उंगी प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस की रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए क्रोनॉइड के हेडक्वार्टर्स पहुंचती है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर किम डॉक्टर यून को लेकर चेयरमैन के ऑफिस में दाखिल होते हैं कि तभी किम एकदम फ्रीज हो जाते हैं और उनकी आंखें अजीब ढंग से फड़फड़ाने लगती हैं। डॉक्टर यून किम को इस तरह से हरकत करते हुए देखकर चौंक पड़ती हैं। असल में किम भी एक रोबोट होते हैं जिसे चेयरमैन ने इस प्रोजेक्ट पर नजर रखने के लिए रखा होता है, जिसके बारे में डॉक्टर यून को भी नहीं पता होता है। तभी चेयरमैन कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर यून फटाफट से उन्हें उंगी प्रोजेक्ट के नए प्रोग्रेस के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम जानती हो, द एड्रियन रिपब्लिक और एलाइड फोर्सेस के बीच में शांति समझौता हो चुका है। इसका मतलब हमारा हथियारों का धंधा अब नहीं चलने वाला। किसी को हमारे एआई कॉम्बैट रोबोट्स की जरूरत नहीं, इसलिए अब तुम इस प्रोजेक्ट पर ध्यान मत दो, क्योंकि अब हमें घरों और पब्लिक सर्विसेज के लिए रोबोट्स तैयार करने हैं। डॉक्टर यून एकदम से पूछते हैं, क्या हमारा ये प्रोजेक्ट अब बंद होने वाला है? चेयरमैन कहते हैं, ऐसा ही समझ लो। जिसे सुनकर डॉक्टर यून शॉक हो जाती हैं। चेयरमैन बताते हैं कि मुझे भी ब्रेन रेप्लिकेशन बहुत पसंद था और किम को भी मैंने अपने ब्रेन को रेप्लिकेट करके ही बनाया था, लेकिन इस फील्ड में कोई स्कोप नहीं, क्योंकि चाहे जो कुछ भी कर लो, ये असली इंसान कभी नहीं बन सकते। चेयरमैन डॉक्टर यून को कहते हैं कि तुम भी अब ये पागलपन छोड़ दो और घरों में यूज होने वाले एंड्रॉइड्स पर काम शुरू करो। अगले दिन दोबारा से मिशन सिमुलेशन शुरू किया जाता है, लेकिन इस बार भी उंगई उसी जगह पर उस छोटी गुड़िया को देखकर मर जाती है और ना ही उनके ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेट होता है। किम इससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस प्रोटोटाइप को टर्मिनेशन एरिया में लेकर आओ, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं आज उंगई के दिमाग के उस नए हिस्से को एक्टिवेट करके ही रहूंगा।
किम इतना गुस्से में होते हैं कि वो टर्मिनेशन एरिया में पहुंचकर टेक्नीशियन को कहते हैं कि इसका हाथ काटो। डॉक्टर यून और बाकी टेक्नीशियन इस बात को सुनकर दंग रह जाते हैं। किम फिर कहते हैं, तुमने सुना नहीं। मजबूरन टेक्नीशियन को रोबोट का हाथ काटना पड़ता है। उंगली दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगती है, लेकिन रोबोट के दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट नहीं होता। तभी किम को याद आता है कि पिछली बार रोबोट के बाएं पैर पर गोली मारने से ऐसा हुआ था। वो जाते हैं और रोबोट के बाएं पैर पर गोली मार देते हैं, लेकिन उंगली कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। डॉक्टर यून ने रोबोट को ऑफ कर दिया होता है। किम इस बात से और गुस्सा हो जाते हैं और डॉक्टर यून पर गन ताक देते हैं, लेकिन तभी चेयरमैन की सेक्रेटरी वहां पहुंच जाती है और कहती है कि उन्हें चेयरमैन ने बुलाया है। उन्हें वहां से जाना पड़ता है। डॉक्टर यून बाकी टेक्नीशियन को डेटा कलेक्ट करने और टेस्ट को खत्म करने का ऑर्डर देती है। इसके बाद डॉक्टर यून टेस्टिंग एरिया में बैठकर पिछले सारे रोबोट्स की फाइल्स चेक कर रही होती हैं कि उन्हें तभी पता चलता है कि उनके असिस्टेंट जे चुपके से उंगली के लास्ट प्रोटोटाइप की डेटा फाइल्स को चुरा रहे होते हैं। डॉक्टर यून को शक होता है और वो उनके कमरे के बाहर पहुंच जाती हैं, जहां अंदर से सेक्सुअल आवाजें आ रही होती हैं। वो रूम का बेल बजाती हैं और जे से इस डेटा एक्सपोर्ट के बारे में पूछती हैं, तो वो थोड़ा घबराते हुए बताते हैं कि वो अगले प्रोटोटाइप को सेटअप कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। डॉक्टर यून को कुछ गड़बड़ लगती है और वो जे को धक्का देकर अंदर घुस जाती हैं, और जैसे ही वो अंदर घुसती हैं, उनकी माँ की शक्ल की रोबोट सेक्सुअल कपड़े पहनकर खड़ी होती है। असल में जे इन्हीं के साथ सेक्स कर रहे होते हैं। डॉक्टर यून बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और जे को गर्दन से पकड़ लेती हैं। जे डर के मारे बताते हैं कि आपकी माँ एक बहुत फेमस वॉर हीरो थी, इसलिए कंपनी ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं इनका एक सेक्सुअल प्रोटोटाइप तैयार करूं। कंपनी को इससे बहुत फायदा होगा। जे डॉक्टर यून से कहते हैं कि मैं सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूं मैम, और आप भी कुछ नहीं कर सकती। शायद आप भूल रही हैं कि आपकी माँ ने टाइप सी प्लान ऑप्ट किया था। कंपनी इन्हें जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती है। इस बात को सुनकर डॉक्टर यून बुरी तरह टूट जाती हैं और तुरंत वापस टेस्टिंग लैब में आ जाती हैं। उन्हें किम भी मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि कल हमारा प्रोजेक्ट बंद होने वाला है। डॉक्टर यून तुरंत उंगली को दोबारा से स्टार्ट कर देती हैं। इस बार वो उसके पेन लेवल्स को कम कर देती हैं और उसके देखने की शक्ति को बिल्कुल जीरो कर देती हैं। उंगली होश में आ जाती हैं और दर्द से कराते हुए पूछती हैं, मैं कहाँ हूँ और मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रही। डॉक्टर यून उन्हें झूठ बोलते हुए कहती हैं कि कैप्टन, आप अपने मिशन में बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी हैं, जिसके कारण ऐसा हुआ है और आपके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। आप मरने वाली हैं कहकर एंड टेस्ट का बटन दबाने ही वाली होती हैं कि तभी उंगली एकदम से बोल पड़ती है कि मुझे बस एक चीज बता दीजिए, मेरी बेटी की सर्जरी थी आज, वो कैसी है। वो जैसे ही ऐसा बोलती है, उंगली की ब्रेन का वो अननोन हिस्सा एकदम से एक्टिवेट होता चला जाता है। डॉक्टर यून रोते हुए उन्हें कहती हैं कि आप चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। उंगली फिर से कहती है कि इस मिशन पर जाने से पहले मेरी बेटी ने मुझे एक छोटी सी गुड़िया भी दी थी मेरी रक्षा के लिए, वो भी मुझसे गुम हो गई। कैसी माँ हूं मैं। डॉक्टर यून इस बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और उंगली को फ्रीज कर देती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं, लेकिन तभी वो अपना रोना रोक देती हैं और कुछ सोचने लगती हैं। और उधर उंगली के ब्रेन का यह हिस्सा अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया था। अगली सुबह एक आखिरी मिशन सिमुलेशन टेस्ट के लिए उंगली को टेक्नीशियन तैयार कर रहे होते हैं कि डॉक्टर यून आ जाती हैं और कहती हैं कि आज इस टेस्ट का आखिरी दिन है, इस रोबोट को मैं सेटअप करूंगी। और वो उंगली के ब्रेन को बिल्कुल वीक कर देती हैं, खासकर उस नए एक्टिवेटेड एरिया को, और चुपके से उनके कान में उनके लास्ट मिशन से लेकर इस टेस्ट तक की सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बता देती हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर किम आ जाते हैं और मिशन सिमुलेशन को शुरू किया जाता है। और हमेशा की तरह शुरू में उंगली बाकी के सभी कॉम्बैट रोबोट्स को आसानी से मार डालती है, लेकिन ठीक उसी जगह जहां पे उसे उस बड़े रोबोट को खत्म करना था वो मर जाती है। किम झल्ला कर खड़े होते हैं और कहते हैं कि क्या समय की बर्बादी है, और सबको गुड बाय बोलकर जाने लगते हैं कि तभी असिस्टेंट जे बोलते हैं कि आज रोबोट का ब्रेन कुछ ज्यादा ही वीक था बॉस। किम इस बात पर ध्यान नहीं देते और चले जाते हैं। मिशन सिमुलेशन टेस्ट खत्म हो जाता है और टेक्नीशियन उंगली को लेकर जाने लगते हैं। किम लैब से काफी दूर आ जाते हैं कि उन्हें कुछ शक होता है। वो वापस जे के पास आकर आज के मिशन सिमुलेशन की रिप्ले को देखते हैं और वो चौंक पड़ते हैं। उंगली को मिशन के दौरान गोली लगी ही नहीं थी। वो तुरंत इमरजेंसी अलार्म को बजा देते हैं और कहते हैं कि इस टेस्ट से रेडी हुए एआई कॉम्बैट रोबोट्स को तुरंत एक्टिवेट करो। 3 एआई रोबोट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही अलार्म बजता है, उंगली एकदम चौकन्ना हो जाती है और दोनों टेक्नीशियन को मारकर बेहोश कर देती है। उधर डॉक्टर यून एक दूसरे लैब से प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी फाइल्स को डिलीट कर देती हैं।
उंगी भागकर एक टेस्टिंग एरिया के अंदर घुसती है जहां चारों तरफ उसकी शक्ल के बहुत सारे रोबोट्स मौजूद होते हैं कि तभी वहां पर ये 3 एआई रोबोट्स भी उंगी का पीछा करते हुए वहां आ जाते हैं। ये तीनों रोबोट्स उन्हें ढूंढने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी रोबोट्स उन्हीं के शक्ल के होते हैं, वो उन्हें ढूंढ ही नहीं पाते। तभी वो इनमें से एक रोबोट पर हमला कर देती हैं और एक खतरनाक लड़ाई उंगी और इन 3 रोबोट्स के बीच में शुरू हो जाती है। एक रोबोट को तो ये खत्म कर देती हैं, लेकिन दूसरा रोबोट उन्हें पकड़ लेता है और उनके हाथ को उखाड़ फेंकता है। इस रोबोट की आंख में ये एक ड्रिल मशीन डाल देती है और अपनी एक किक से उसके सिर को उखाड़ फेंकती है। लेकिन आखिरी रोबोट उन पर बहुत हावी होने लगता है और उन्हें मारने ही वाला होता है कि डॉक्टर युन वहाँ आ जाती हैं और इस रोबोट को डीएक्टिवेट कर देती हैं और उंगी से कहती हैं कि कैप्टन, मैंने ही आपसे बात की थी। तभी बाकी कॉम्बैट रोबोट्स वहाँ आ जाते हैं और वो जैसे ही लैब के अंदर घुसते हैं, इनमें से एक रोबोट उंगी को मार देता है और डॉक्टर युन को वो आखिरी बचा हुआ एआई कॉम्बैट रोबोट वहाँ से लेकर चले जाता है। इन कॉम्बैट रोबोट्स में से एक रोबोट सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को स्कैन करने लगता है और उसे पता लगता है कि डॉक्टर युन ने पहले ही उंगी के अंदर से ब्रेन को निकालकर किम के आखिरी एआई कॉम्बैट रोबोट के ब्रेन के साथ बदल दिया होता है। उधर डॉक्टर युन और उंगी वहां से ट्रेन के जरिए भाग निकलते हैं, लेकिन किम इस ट्रेन में पहले से ही मौजूद होते हैं। किम हाथ में बंदूक पकड़े कहते हैं कि डॉक्टर युन, तुम चेयरमैन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी उंगी किम की तरफ बढ़ने लगती है। किम डॉक्टर युन की तरफ बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि आगे बढ़ी तो तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। डॉक्टर युन किम से कहते हैं कि मैंने इनके ब्रेन से वो सारी मेमोरीज इरेज कर दी हैं, ये अब आज़ाद हैं, ये एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं। इस बात को सुनकर किम हंसने लगते हैं और डॉक्टर युन को गोली मार देते हैं जो सीधा उनके बाएं कंधे पर लगती है। उंगी किम पर हमला कर देती है और लड़ाई के दौरान पिस्टल की गोली सीधा किम के आंख पर जाकर लगती है। किम अपनी आंख को देखकर चौंक पड़ते हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो भी एक रोबोट है। डॉक्टर युन कहती है, तुम असली नहीं हो, तुम सिर्फ चेयरमैन के एक खिलौने हो। इस बात से किम और पागल हो जाते हैं और उंगी पर हमला कर देते हैं। दोनों बुरी तरह से लड़ने लगते हैं और लड़ाई के दौरान ट्रेन के कंट्रोल्स को किम तोड़ देते हैं, जिससे ट्रेन बेकाबू हो जाती है। इतने में बाकी के कॉम्बैट रोबोट्स भी वहां पहुंच जाते हैं और इनकी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। उंगी इन सब से लड़ने लगती है और बारी बारी इन सब को खत्म करने लगती है और बाद में किम को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देती है, लेकिन वो फिर वापस आ जाते हैं और उंगी को ट्रेन के नीचे वाले डिब्बे में खींच लेते हैं। ट्रेन बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाती है और इसका निचला हिस्सा जिसमें किम और उंगी होते हैं ऊपर वाले डिब्बे से अलग होने लगता है। तभी यह हिस्सा दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन से टकरा जाता है और ये दोनों नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी डॉक्टर युन ऊपर से गन की मदद से ग्रैपलिंग हुक को ट्रेन पर मार देती है जिस पर वायर लगी होती है। उंगी इसे पकड़ लेती है और ऊपर वाले डिब्बे की तरफ खींचने लगती है। किम ट्रेन के डिब्बे के साथ नीचे गिर जाते हैं और एक धमाके के साथ मारे जाते हैं। उंगी डॉक्टर युन के पास आती है और उन्हें उठाती है। तभी इनका पीछा पुलिस भी करने लगती है। डॉक्टर युन उंगी से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, प्लीज भाग जाओ। उंगी डॉक्टर युन से पूछती है किम किसकी बेटी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर युन उन्हें कुछ नहीं बताती और कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि यहाँ से भाग जाओ, अब तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम आज़ाद हो उंगी, अलविदा, प्लीज चली जाओ यहाँ से। और उन्हें धक्का दे देती है। उंगी कुछ समझ नहीं पाती और जाते जाते वो डॉक्टर युन को वैसे ही गले लगाती है जैसे डॉक्टर युन को उनकी माँ कैप्टन उंग येई ने गले लगाया था। डॉक्टर युन रो पड़ती है। उंग येई वहाँ से चली जाती है और अगले ही पल वो घने जंगल में भागती चली जाती है और कुछ देर बाद एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी होती है और उगते हुए सूरज को देख रही होती है। उधर डॉक्टर युन कहती है अपना ख्याल रखना माँ।